नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का इथिक्स वाला पेपर जो जीएस फोर्थ पेपर है उसको एक एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का काम कर रहे हैं। हमने बताया था शुरू में ही कि टोटल 8 वॉल्यूम है। 8 वॉल्यूम में ये जो तीसरा वॉल्यूम चल रहा है आपका, ठीक है। अरे ये तीसरा वॉल्यूम भी कल या परसों तक खत्म आपका हो जाएगा, तो टोटल केवल केवल फिर 5 वॉल्यूम बचेंगे, तो उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिलहाल सत्यनिष्ठा आज लिखा है, तो सत्यनिष्ठा का जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। पिछला वाला वीडियो जा करके आप देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेकिन सत्यनिष्ठा में कुछ टॉपिक छूट गया था, तो हमने सोचा कि एक ही वीडियो में पूरा सत्यनिष्ठा, इसके अलावा सहानुभूति, समानुभूति, करुणा और खरुआ थकान, ये जैसे जो टॉपिक हैं इनको एक ही वीडियो में पूरा दे दिया जाए, ठीक है ना। तो आते हैं सत्यनिष्ठा को, समझते हैं कि सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी है क्या। हमने बताया था कल वाले वीडियो में ही कि सत्यनिष्ठा एक प्रकार का ऐसा नैतिक मूल्य है जिसमें व्यक्ति जो मन, वचन, कर्म से जिन मूल्यों को मानता है उसको अपने दैनिक जीवन में या सार्वजनिक जीवन में या व्यवसायिक जीवन में या निजी जीवन में उसको जो है प्रयोग करे, उसका उपयोग करे, तो वो क्या कहलाता है? व्यक्ति सत्यनिष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। तो वही हमने परिभाषा लिखी है कि सत्यनिष्ठा एक प्रकार का नैतिक मूल्य है जिसके आधार पर या जिसके अंतर्गत व्यक्ति मन, वचन, कर्म से जिन नैतिक मूल्यों को मानता है उसे अपने व्यावसायिक जीवन में और निजी जीवन में उसका क्या करता है? अनुसरण करता है या उपयोग करता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है? सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी कहलाता है। अगर यहाँ पर हम उदाहरण लें तो जैसे एक सिविल सर्वेंट है, वो सत्यनिष्ठ अगर है तो वह ना तो जो है भ्रष्टाचार करेगा और ना भ्रष्टाचार करने देगा, ठीक है भैया। तो ये आप एग्जाम्पल, बड़ा बेहतर एग्जाम्पल है, इसको डाल सकते हैं। फिर क्या है कि जैसे खोया हुआ बटुआ मिलने पर व्यक्ति ने पैसा निकालने के बजाय उसके जो है मालिक को सुरक्षित लौटा दिया, तो ये जो है सत्यनिष्ठा का एक जो है उदाहरण हो सकता है। तो ये सब उदाहरण और भी उदाहरण आप बना करके जो है सत्यनिष्ठा के एग्जाम्पल को अपने जो है शब्दों में डाल सकते हैं। हमने बताया था कि सत्यनिष्ठा 3 प्रकार की होती है: बौद्धिक सत्यनिष्ठा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ठीक है भैया। तो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिटेल से कि बौद्धिक और व्यक्तिगत और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा आखिर होती क्या है। अब हमने देखना है कि बौद्धिक सत्यनिष्ठा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा आखिर क्या होती है। जो बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, यहाँ पे कह रहा है कि अपना मूल्यांकन उन्हीं प्रतिमानों व उतनी ही कठोरता से करना जिन पर हम किसी और का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे नहीं कि समाज में जो है कोई व्यक्ति अगर मूल्यांकन करता है या डिसीजन लेता है या किसी दो पक्ष के बीच निर्णय करता है, तो किसी व्यक्ति का अलग मूल्यांकन करता है प्रतिमानों पर और किसी दूसरे का अलग प्रतिमानों पर करता है, या अलग कठिनाई या अलग जो है तथ्यों के आधार पर करता है। नहीं भैया, एक ही प्रतिमान, एक ही कठोरता और एक ही तथ्य के आधार पर दोनों का मूल्यांकन जब हो तो उसको क्या कहते हैं? बौद्धिक सत्यनिष्ठा कहते हैं। ये सारा कुछ हमने पढ़ा दिया, हम रिवीजन करा रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में आपका आ जाए। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको सहूलियत होगी, ठीक है ना। उदाहरण हमने यहाँ पे दिया है कि एक शोधकर्ता ने शोध के दौरान पाया कि उसका जो परिणाम आ रहा है उसकी मुख्य थ्योरी के विपरीत है, फिर भी उसने क्या किया? उसको प्रकाशित किया। भाई सीधी सी बात है कि हमने कोई जो है शोध किया और शोध हमारी पहले से बुक चल रही है, हमारा पहले से कोई थ्योरी चल रही है, लेकिन शोध में हमने पाया कि यार ये तो हमारी थ्योरी के खिलाफ परिणाम आ गया, लेकिन फिर भी उस शोध के जो है परिणाम को हमने प्रकाशित किया। बौद्धिक सत्यनिष्ठा। एक हमने उदाहरण डाला है, बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अरियालपुर रेल दुर्घटना, जैसे ये 1956 में हुई थी, 140 से ज़्यादा लोगों की जब डेथ हुई तो रेल मंत्री उतने समय थे लाल बहादुर शास्त्री, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने समझाया कि सर आपकी गलती नहीं है, ये हादसा किसी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, कैसे हादसा हो गया, वगैरह वगैरह। तो एक बौद्धिक सत्यनिष्ठा का एग्जाम्पल, बहुत बेहतर जो है एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जो है रेल दुर्घटना में आपको देखा जा सकता है, जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा पे आते हैं। ये क्या है कि नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उसी प्रकार अनुसरण करना जिस प्रकार उसे जो है सार्वजनिक और व्यवसायिक जीवन में अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर कहना यही है कि कोई एक व्यक्ति है, वो जो है घर से बाहर जब निकलता है ना, तो बड़ा वो जो है पारिवारिक मूल्यों को मानता है या फिर समानता के मूल्यों को मानता है, या फिर जो है बड़ी सत्यनिष्ठा की बात करता है, ईमानदारी की, करुणा और परोपकार की बात करता है, भातृत्व भावना की बात करता है, लगाव की बात करता है। लेकिन जैसे ही वो घर में आता है ना, अपनी औरत को पीट देता है, बच्चों को पीट देता है, गाली गलौज करने लगता है। अरे भाई, जिन मूल्यों को जो है आप सार्वजनिक या जो है बाजार में जा करके या जो है 10 लोगों के बीच जा करके जो है आउटपुट कर रहे हो बातों के माध्यम से, उसका जो है परिवार में, निजी जीवन में जब अनुसरण करोगे ना, तो वही व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा होगी। लेकिन नहीं, वो आप नहीं कर पाओगे। जो करते हैं वही क्या है? व्यक्तिगत सत्यनिष्ठ है। या फिर यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी, सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों का पालन करता है, चाहे कोई देख रहा हो अथवा नहीं देख रहा हो।
ठीक है ना। तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी बता दिया, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी ले सकते हो कि जैसे एटीएम से हम पैसा निकालने जाते हैं, लेकिन किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण जो है एटीएम हमको ज़्यादा पैसा दे देता है, फिर हम क्या करते हैं बैंक में जा करके जो है और अतिरिक्त से जमा राशि जमा करा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही दुकानदार के पास हम गए तो दुकानदार को हमने जो है 100 रुपये की नोट दिया, वो समझ लिया कि नहीं सर ने 500 रुपये की नोट दिया। वो हमको क्या किया कि हमारा 50 रुपये का सामान था तो हमको 50 रुपया लौटाना चाहिए था, लेकिन 500 रुपये की नोट समझ करके उसने कितना लौटा दिया, 450 रुपये। तो हमारी अब जो है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा ये कहती है कि हम दुकानदार को जो है पैसा वापस कर दें। तो अगर पैसा वापस करते हैं तो हम व्यक्तिगत सत्यनिष्ठ हैं। ठीक है ना भैया। तो ये सब हमने पढ़ा दिया था। अब आते हैं व्यावसायिक सत्यनिष्ठा पे। देखिए व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या होती है कि जब व्यक्ति व्यवसाय में सत्यनिष्ठा का प्रयोग करता है, अर्थात धन के लेन देन में समाज की गुणवत्ता आदि को ध्यान में रखता है, अर्थात अतः व्यवसाय से जुड़े नैतिक सिद्धांतों जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स का इनका पालन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। भाई यहाँ पे मेरी स्पीड इसलिए ज़्यादा है कि मैंने पढ़ा दिया है, मैं केवल रिवीजन दे रहा हूँ। इसके बाद का जो टॉपिक होगा ना वहाँ पे मैं स्लो चलूंगा और समझाते हुए बेहतर तरीके से चलूंगा, ताकि आपका जो सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी वाला टॉपिक है ये एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आगे आते हैं, इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। जरा देखना, कह रहा कि जो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, अभी इसका एग्जाम्पल हमने नहीं देखा ना, कि पद, पैसा या दबाव देकर नहीं बल्कि नियमों और नैतिकता के अनुसार जब कोई काम करे तो उसको क्या कहते हैं, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। मतलब सीधी सी बात है, किसी कर्मचारी, हम कोई कर्मचारी हैं, किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, मालिक कुछ देर के लिए कहीं चला गया, तो हो सकता कि कोई सामान लेने आए, काउंटर पर हम बैठ जाएं, तो यहाँ पर ये भी हम कर सकते हैं ना कि जो पैसा हमने जो है जो सामान हमने बेचा उसका पैसा हम रख लें। या तो हमारी व्यक्तिगत व्यावसायिक सत्यनिष्ठा ये कहती है कि नहीं दुकान रहेगी तो हम रहेंगे, तो फिर वो जो है काउंटर में पैसा रख दे, अपना जो पैसे वाला बॉक्स होता है। तो ये जो है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। या फिर एक उदाहरण और हम ले सकते हैं कि एक अमीर था, वो जो है डॉक्टर के पास गया और लाइन लगी हुई थी पूरी। तो अमीर डॉक्टर से ये बोलता है कि एक काम करो, हमसे ज़्यादा पैसा ले लो, आप हमारी जो है जल्दी ऑपरेशन कर दो, सर्जरी हमारा जल्दी कर दो। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, आप जिस प्रकार सारे लोग लाइन में खड़े हैं उसी प्रकार लाइन में खड़े हो, नंबर आएगा, देन आपको जो है आपका ऑपरेशन किया जाएगा। ये क्या है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। ठीक है ना भैया। अब आते हैं, एक टॉपिक है बौद्धिक पाखंड। कल हमने बताया था कि बौद्धिक पाखंड क्या होता है कि मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, अब यहाँ पर दोनों मारपीट कर दिए। एक बच्चे की माँ ए है, ए आती है और देखती है कि ये मेरा बच्चा है, ये किसी पड़ोसी का बच्चा है। अब यहाँ पर क्या है कि जब मूल्यांकन करना होता है तो ये जो ए नाम की महिला है, ये अपना बच्चे का मूल्यांकन किसी और प्रतिमान पर करती है, इस बच्चे का, दूसरे बच्चे का, मतलब पड़ोसी के बच्चे का मूल्यांकन किसी और प्रतिमान पर और कठोरता के साथ करती है और अपने बच्चे को सही ठहराने का प्रयास करती है। मतलब कि जो नैतिक मूल्य हैं, यहाँ पर नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज करती है महिला और अपने बच्चे को सेव करने का प्रयास करती है। ठीक है ना। ऐसे ही कई वर्गों में आपको देखा जा सकता है, कई जो है धर्म के लोगों में देखा जा सकता है, कई क्षेत्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है, कई जगह ये दिखाई पड़ता है। मतलब कि वर्ग वर्ग का पक्ष कीजिएगा, धर्म धर्म का, संप्रदाय संप्रदाय का, जाति जाति का, क्षेत्र क्षेत्र का, देश देश का। तो वहाँ पर जो है जब किसी और का मूल्यांकन अलग प्रतिमानों पर और अपना मूल्यांकन किसी और प्रतिमानों पर किया जाए और नैतिक मूल्यों को नकारा जाए, तो उसको क्या कहते हैं, बौद्धिक पाखंड कहते हैं। यहाँ पर देखना जरा, यह बौद्धिक पाखंड सत्यनिष्ठा के विपरीत है, क्योंकि इसमें व्यक्ति दूसरे का मूल्यांकन अलग प्रतिमानों पर करता है और अपना मूल्यांकन अलग प्रतिमानों पर करता है, अपनी नैतिक त्रुटियों को जानबूझकर नजरअंदाज करता है। ठीक है ना भैया। तो ये चीजें उदाहरण के रूप में हमने बड़ा अच्छा ही उदाहरण रखा है यहाँ पे कि जैसे जब आप जो है वैदिक पीरियड में जाओगे ना, तो वहां पर जो है बाद में जब गुप्ता पीरियड आता है तो वहां पर नारद स्मृति प्रकाशित होती है और नारद स्मृति में कहा गया कि चोरी के लिए, चूंकि देखिए ब्राह्मण सबसे पढ़ा लिखा वर्ग था, ब्राह्मण जागरूक वर्ग था, ब्राह्मण जो है ग्रंथों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था, ये नैतिक और अनैतिक चीजों को जानता था। अगर ये चोरी करता है ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा कठोर सजा ब्राह्मण को दी जाए। वहीं पर शूद्र बेचारा, ये ना तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, ना तो जागरूक है, ना तो पढ़ा लिखा है, तो ऐसे में अगर शूद्र चोरी करता है तो इसको कम सजा दी जाए। तो यहाँ पर अलग अलग प्रतिमानों के हिसाब से जो है आप दंड का निर्धारण कर रहे हो, तो ये क्या है, नारद स्मृति, ये जो है बौद्धिक पाखंड का भी एक स्वरूप आप देख सकते हो। तो यहाँ पर तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बुरा लगेगा। ठीक है ना। जैसे कि बृहस्पति थे ना, भगवान बृहस्पति, वो बृहस्पति स्मृति में कहते हैं कि जो 20 वाली परीक्षा ये ब्राह्मणों से ना कराई जाए। भाई सीधी सी बात है कि जब यहाँ पर जैसे दो अपराधी हैं, अपराधी कैसे, जैसे एक शूद्र अपराधी हो गया, वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया और ब्राह्मण हो गया। ये अपराधी मान ली कोई अपराध करते हैं तो अपराध के लिए अलग अलग नेचर के दंड निर्धारित किए जाते थे। उसमें जो क्या था
कि विष पिलाया जाता था शूद्रों को। अगर शूद्र कोई गलती करता था, शूद्र को विष पिलाया जाता था। अगर वो मर जाता था तो माना जाता था कि नहीं, ये वाकई अपराधी है, वास्तविक अपराधी यही है। और ब्राह्मणों को तुला पर बैठाया जाता था। जो आपका जो है तुला, तुला मतलब कि जो तरजुई नहीं रहती है, उस पर बैठाया जाता, तराजू पे, और ऐसे उसकी माप की जाती थी, न्याय न्याय देखा जाता था। तो किसी को जो है अग्नि पार करके जो है क्रॉस किया जाता, अगर जल जाएगा तो वो अपराधी हुआ। अरे भाई ये क्या है, अलग अलग प्रतिमान आप स्थापित कर रखे हो और फिर ये बोल रहे हो कि 20 वाली परीक्षा ब्राह्मणों से ना कराई जाए। ये तो मतलब कि बौद्धिक पाखंड का सबसे बेहतर उदाहरण हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके ये बौद्धिक पाखंड था। आते हैं अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। ये तो हमने रिवीजन टोटल कराया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि सत्यनिष्ठा में और क्या पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो सत्यनिष्ठा का सिविल सेवा में महत्व, मतलब कि उपयोगिता क्या है सिविल सेवकों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। तो ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सत्यनिष्ठा किस स्तर की होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए एक सिविल सर्विसेज में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना भैया। पहला कि संस्था में, जो संस्था है यूपीएससी जो संस्था है, उसमें ईमानदारी आएगी। ठीक है ना। ईमान, देखिए गलत लिखा है, ईमानदारी आएगी। ठीक ना भैया। तो संस्था में ईमानदारी बढ़ेगी। दूसरा कि साख एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भाई कोई भी अगर संस्था अगर सत्यनिष्ठ होगी तो उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान बढ़ेगा। ठीक है ना भैया। फिर भ्रष्टाचार में कमी आएगी, नो डाउट। अच्छा, ईमानदारी से एक स्टेप बढ़ के जो है सत्यनिष्ठा आती है। ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार में कमी भी लाएगी। पद एवं पदोन्नति भी आपकी बेहतर होगी अगर आप में सत्यनिष्ठा है तो। ठीक है ना। नहीं कहा जाता है कि बहुत सत्यनिष्ठ हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक इन्होंने काम किया, देश के विकास में बहुमूल्य योगदान इन्होंने दिया, समावेशी विकास तथा धारणीय विकास में बहुमूल्य योगदान दिया, वंचित वर्गों को काफ़ी जो है लाभ पहुंचाया, सरकार की नीतियों को इस प्रकार इंप्लीमेंट किया कि किसी प्रकार का करप्शन नहीं हो पाया, वगैरह वगैरह। तो इनकी जो पदोन्नति ठीक ठाक हो गई। फिर कार्य संस्कृति बेहतर रहती, मतलब कि जो प्रशासनिक संस्कृति है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। जनता और सरकार की मत जो है नज़दीकियां बढ़ेंगी तो लोकतंत्र आपका क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है ना। फिर नीतियों का क्रियान्वयन बढ़ाए, जो नीतियों का इंप्लीमेंटेशन है वो बेहतर होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स करेगा, और ब्यूरोक्रेट्स अगर करप्ट है तो बेहतर नहीं कर पाएगा क्रियान्वयन। अगर जो है सत्यनिष्ठ है तो बेहतर क्रियान्वयन करेगा। फिर समावेशी धारणीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। जो एसडीजी लक्ष्य है, जो एसडीजी 17 विकास 17 लक्ष्य है ना, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तमाम है, तो उसको जो है अचीवमेंट करने के लिए, मतलब 2030 तक बोला गया है कि 17 सतत विकास लक्ष्य को अचीव करिए, हर देशों को यूएन के द्वारा बोला गया है। तो इसको भी हासिल करने में मदद मिलेगी, जनता में विश्वास बढ़ेगा, और संसाधनों का सबसे बड़ी बात है कि कुशल उपयोग हो सकेगा। तो ये आपका जो है कि सत्यनिष्ठा का सिविल सेवा में क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने देखा। ये देखिए हमने ड्राफ्टिंग इस प्रकार की है कि ऐसा अगर आप लिखते हो ना तो ये आपको पहली बात तो कम शब्दों में ज़्यादा बातें आप बोलना चाह रहे हो, वो ज़्यादा बातें आप आउटपुट कर रहे हो, और दूसरी बात ये अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है ना। तो ऐसे में नंबर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जामिनर के। अब यहाँ पर जरा यहाँ पे कह रहा है कि कुछ हानियां भी इसकी, मतलब कि अगर आप बहुत सत्यनिष्ठ है ना तो कुछ हानियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको। कौन कौन सी। पहला बात कि आपका स्थानांतरण बहुत ज़्यादा होगा। स्थानांतरण मतलब कि वहाँ के लोग बड़े त्रस्त होंगे जो करप्टेड होंगे, चाहे वो राजनेता साला हो, चाहे, मेरा मतलब कि दुख होता है यार, मतलब कि अगर करप्ट लोग होते हैं तो उनसे बड़ा नैतिक शब्द की उम्मीद मुझसे मत करिए। ठीक है ना। मैं गाली भी दे सकता हूँ। फिलहाल जो स्थानांतरण होगा ना तो भाई उसको जो है ईमानदार होगा तो 10 जगह इसको स्थानांतरण होगा। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, ये लोग मतलब कि जो है करेंगे जरूर, राजनीति पढ़े अनपढ़ लोग ये लोग करेंगे जरूर हस्तक्षेप। फिर उसके पास बेचारे के पास तनाव बहुत ज़्यादा होगा, चूंकि ब्यूरोक्रेट्स में खुद उनकी जो टीम में होंगे लोग वो साले करप्ट होंगे, फिर इनको जो है तनाव देंगे कि आप नहीं कर रहे हैं, हमको भी नहीं करने दे रहे हैं। राजनेता का अलग प्रेशर, धमकियां अलग से, गुंडागर्दी अलग से, तमाम प्रकार के प्रेशर इसके पास। गुटबंदियां बनने लगती हैं कि 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे एक के विरुद्ध कि ये साला नहीं करने दे रहा, ना तो कर रहा है, ना तो करने दे रहा है। ठीक है ना। तो गुटबंदियां, फिर धमकियां आनी शुरू हो जाएंगी, गुंडा मवाली, राजनेता, प्रतिनिधि इत्यादि की अलग थलग पड़ जाएगा, और बेचारा फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो सकता है। तो ये कुछ हानियां इसकी हैं। ठीक है भैया। ने देखना है कि व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा का क्या लाभ, मतलब कि प्राइवेटली मैं नवीन कुमार अगर मैं सत्यनिष्ठ हूं तो मुझे क्या लाभ मिलेगा। प्राइवेटली अगर संतोष है तो संतोष अगर सत्यनिष्ठ है अपने, तो प्राइवेट जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में उसको क्या लाभ मिलेगा। पहला कि अगर संतोष या नवीन सत्यनिष्ठ है तो व्यक्ति की जो है, ये मतलब उस व्यक्ति की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी, जिससे उसकी बाजार, मतलब वो मार्केट जाएगा ना, वो समाज में रहेगा ना, या राजनीति में जाएगा या प्रशासन में जाएगा, तो उसकी सफलता सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि जो है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बहुत सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो और ठीक ठाक हो,
ठीक है ना, मतलब कि इकोनॉमिक पावर भी उसकी बेहतर हो, सोशल पावर भी बेहतर हो और सत्यनिष्ठ अगर व्यक्ति हो, तो अगर वो प्रधानी का चुनाव लड़ेगा, ग्राम पंचायती का चुनाव लड़ेगा या फिर जो है और भी कोई चुनाव लड़ता है, तो ऐसे में उसके चांसेस हैं कि उसको जो है सफलता मिलेगी। अच्छा, बाजार में जाता है 10 लोग पूछने वाले होते हैं, समाज में रहता है 10 लोग पूछने वाले, राजनीति में जाता है तो जीतने की संभावना, प्रशासन में जाता है तो एक बेहतर जो है टीम मेंबर को बना करके कार्य संस्कृति को बेहतर कर सकता है, तो ये सफलता की संभावना बढ़ सकती है। फिर सम्मान बढ़ने से आत्मसंतोष उसको प्राप्त होता है, यार बड़ी संतुष्टि मिलती है क्योंकि हमने किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया और किसी प्रकार की गलती नहीं की, हमने टोटल मतलब कि उस वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है जो वाकई जो है उसके योग्य था, ठीक है ना, जिसके कारण वो जो है निष्पादन और बेहतर करता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। ऐसे में ऐसे व्यक्ति से अगर कोई गलती भी हो जाती है, मतलब अगर कोई सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, मान लीजिए दुर्भाग्य सो काल इससे कोई गलती हो गई, तो उसे अपवाद समझ लिया जाता है कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है कि जानबूझकर ये ना किया गया हो, गलती से हो गया हो, पर उसको अपवाद मान लिया जाता है। ठीक है ना, बोला जाता है कि ये उनका इरादा नहीं था, तो उसका इरादा जो है गलत नहीं रहा होगा, हो गया होगा भाई, तो ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है। समाज में नैतिक नियमों के प्रति लोगों के झुकाव में वृद्धि। अच्छा, एक व्यक्ति अगर सत्यनिष्ठ होगा ना, तो वो अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर अपना इम्पैक्ट दर्शा रहा है, थोड़ा सा अभिव्यक्ति उसकी बेहतर है, तो समाज में उसके नैतिक जो है सत्यनिष्ठा का प्रभाव बहुत से सारे लोगों पर पड़ेगा, तो लोगों का झुकाव भी उसकी तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना, लोग उसके जो है उदाहरण देंगे कि नहीं अगला व्यक्ति देखिए किस प्रकार जो है वो नैतिक था, किस प्रकार सत्यनिष्ठ था। कठिन परिस्थितियों में स्थिरता बनी रहती है, तो अगर कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आप एकदम पूरी तरह दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, किसी प्रकार की हलचल आप में नहीं होगी। सही निर्णय लेने में भी आपको मदद मिलती है। इसके अलावा विश्वास पात्र संबंध भी आपके इस्टेब्लिश होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी गुरु व निरहु से आप जो है संबंध स्थापित कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आपका जो भी रिलेशन बनेगा बड़े ईमानदार और बड़े सत्यनिष्ठ लोगों के साथ बनेगा और अच्छे लोगों के साथ बनेगा। तो ये व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा का आपका क्या लाभ हो सकता है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं सत्यनिष्ठा के, चूंकि हमको जब सत्यनिष्ठा लिखना होता है ना, तो वहाँ पर उदाहरण देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण हम ऐसे दें जो मतलब कि बीती हुई घटनाओं पर आधारित हों, जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा घटी घटनाओं पर आधारित हों या किसी और चीज़ों पर आधारित हों, तो जो बहुत चर्चित मुद्दा रहा हो सत्यनिष्ठा का उसको लेकर के देंगे तो आंसर ज़्यादा जस्टिफाई होगा, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन से, जैसे मिजोरम में एक जनजातीय समूह है और उस जनजातीय समूह या समुदाय के द्वारा क्या किया जाता है, जब दुकान की जाती है तो दुकानदार नहीं बैठता है, वहाँ पर पर्ची पे लिखा रहता है कि ये सामान इतना रुपया है, तो कोई भी जब उस दुकान के पास जाता है तो डिब्बे में उतना रुपया डाल देता है और सामान लेकर वो चला जाता है। बेहतर सत्यनिष्ठा का एग्जाम्पल ये मिजोरम की जनजातीय समुदाय में होता है। जापानी लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक अधिकारी है, एक कर्मचारी है, अधिकारी के हाथ से कोई पर्ची अगर गिर गई, नीचे कागज कोई गिर गया या कोई कोई गंदा टुकड़ा गिर गया, ठीक है ना, तो एक खुद उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी है, मतलब स्वच्छता के प्रति, समझिए ना, कि कर्मचारी को नहीं बोलेगा, इसकी सेल्फ जिम्मेदारी है। तो ये जो एक मतलब कि जो है कल्चर विकसित हुआ है स्वच्छता के प्रति, ये जापानी लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो ये सत्यनिष्ठा का बेहतर उदाहरण है। ठीक है, आईएएस तुकाराम मुंडे बिना किसी दबाव तथा ट्रांसफर के भय से सत्यनिष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल आप सिविल सर्विसेज के किसी जो है व्यक्ति का भी डाल सकते हैं, आईएएस तुकाराम मुंडे का। आईएएस जो है सौम्या पांडे, ये तो बड़ा बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिला जब कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने जो है भाई इन्होंने एक जो है बच्चा भी पैदा हुआ था, तो ये मातृत्व अवकाश छोड़ करके जो है एक माता और प्रशासक दोनों की भूमिका सत्यनिष्ठा के साथ निभा रही थी। तो एक कुछ मिला जुला करके हमने एग्जाम्पल पेश किया, बाकी और एग्जाम्पल हमने कंटेंट में डाल ही रखा है, तो कोई भी एग्जाम्पल आप पेश कर सकते हैं सत्यनिष्ठा या इंटेग्रिटी को लेकर के। इसके देखिए क्वेश्चन जो है हम कल या परसों आपको पूरा क्वेश्चन दे देंगे आयोग के, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले होंगे, तो सारा कुछ आपको जो है मिलने वाला है। आज का जो टॉपिक है एकदम नया टॉपिक है, ठीक है ना, वो है सहानुभूति। सहानुभूति जिसको हम सिंपैथी कहते हैं, बहुत एकदम ध्यान से सुनिएगा। सिंपैथी क्या है, एक कोई व्यक्ति है, दूसरा और कोई व्यक्ति है या समाज है, कोई परिवार है या फिर कोई संस्कृति है या कोई देश है या कोई कल्पनात्मक चरित्र है, ठीक है ना, इसको किसी प्रकार की समस्या हुई तो ये जो व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति, ये संवेदना प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है इसके प्रति जिसको दुख हुआ है। लेकिन जो दुख इसको हुआ है ना, उसके दुख का ये उस स्तर की पीड़ा का अनुभव नहीं करता, बल्कि केवल कहता है कि ये गलत हुआ इसके साथ,
तो जो संवेदना प्रकट की जाती है वही क्या कहलाता है, सहानुभूति कहलाता है, जिसको हम सिंपैथी कहते हैं। जैसे धर्मेंद्र की अभी डेथ हुई तो सारे पीएम से लेकर के जो है सारे लोगों ने जो है बोला कि मतलब कि एक प्रकार के जो है आधुनिक फिल्म के युग का अंत हो गया, तमाम प्रकार की संवेदना प्रस्तुत की गई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ पर इंटरनेशनल सारे लीडर्स जो है भारत के जो है इस प्लेन जो क्रैश हुआ था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, शायद 246 के आसपास लोग मर गए थे बेचारे, डेथ हो गई थी, तो संवेदना प्रस्तुत की गई। तो ये जो संवेदना प्रस्तुत की जाती है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, सहानुभूति। यहाँ पर ध्यान में रहे कि जिसको जो समस्या हुई है, जिसको जो दुख हुआ है, उस स्तर तक जा करके पीड़ा का अनुभव ना करना, बल्कि केवल केवल यह कह देना कि केवल केवल संवेदना प्रकट करना, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, दुख प्रकट करना, संवेदना प्रकट करना, ठीक है ना, मतलब समस्या का समाधान ना निकालना, दुख प्रकट करके आगे बढ़ जाना, ये क्या है, सहानुभूति है। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं इसको। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी मनोवैज्ञानिक विषय जैसे व्यक्ति, पशु, पंछी, किसी काल्पनिक चरित्र, देश, संस्कृति आदि के प्रति दुख की स्थिति में संवेदना प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, सहानुभूति कहलाता है। ये आप एग्जाम्पल एकदम रट लीजिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर जैसे हमने उदाहरण डाल भी दिया है कि देखिए, अब देखिए आपकी जो बुक में कौन सा एग्जाम्पल दिया मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपना उदाहरण बनाएंगे ना भैया, एकदम पूरा जो है करंट का अपडेट लेकर के। अभी अभिनेता जो है धर्मेंद्र की डेथ हुई थी तो पीएम मोदी तथा अन्य नेताओं के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा संवेदना प्रस्तुत की गई, तो वो क्या है, सहानुभूति है। फिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश तथा पहलगांव अटैक, इसको भी देखिए हमने डाल दिया है कि स्थिति में विश्व के नेताओं द्वारा प्रकट की गई संवेदना, तो ये भी सहानुभूति का एकदम बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखिए, चूंकि देखिए सहानुभूति समानुभूति में 65 वर्ड में आपको लिखने को आएगा, हमने इसी को जो है लगभग 70-80 वर्ड में दे दिया है। फिर जो है लगभग 100 वर्ड में हमने 100-125 वर्ड में समानुभूति को दिया है। तो आपका जो लगभग 2 से 250 वर्ड तैयार हो रहा है ना, उसमें से आपको 65 वर्ड लिखना है, तो ताकि आप आसानी से लिख सको। फिर आते हैं, सहानुभूति केवल दुख की अवस्था में होता है। अच्छा, यहाँ पर जो सहानुभूति होता है, केवल केवल किसी को जब दुख होगा तो वहां पर आप जो है संवेदना प्रकट करोगे। तो सहानुभूति केवल दुख की अवस्था में होता है जिसमें मैं और वह, मैं और वह के बीच अंतर बना रहता है, इनके बीच अंतर बना रहता है, ठीक है ना, इनके बीच अंतर बना रहता है। मतलब सीधी सी बात है कि भाई इसको जो समस्या हुई है, पीड़ा हुई है, दुख हुआ है, इसके घर में जो दुख हुई, डेथ हुई है, मान लीजिए यहाँ पर इसके भाई की डेथ हो गई, इस परिवार के एक व्यक्ति आ रहा है, तो ये जो इसका परिवार जिस पीड़ा का अनुभव कर रहा है उस पीड़ा का ये अनुभव नहीं कर रहा है, हाँ संवेदना प्रकट कर दे रहा है, वही क्या है, सहानुभूति है। तो वही कह रहा है, इसके और इसके बीच अंतर तो बना है ना, यह और वह, मैं के बीच अंतर बना हुआ है, वही कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सहानुभूति की अवस्था में दुख को समझा जाता है, किंतु वही अवस्था पर दुख को महसूस नहीं किया जाता। वही अवस्था पर, मतलब कि जिस अवस्था में वो परिवार जी रहा है बेचारा दुख वाला, वही अवस्था पर दुख को महसूस नहीं किया जाता और ना ही समस्या समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा कह करके एक संवेदना जाहिर कर दी जाती है, वही क्या हो गया, आपका सहानुभूति हो गया, ठीक है ना भैया। आते हैं हम लोग समानुभूति पे, जिसको इम्पैथी कहते हैं या इसको प्रानुभूति कहते हैं। मतलब कि दो दोस्त हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। बी के परिवार में इसकी माँ की डेथ हो गई और ए की माँ की डेथ बहुत पहले हो गई थी। जब बी की माँ की डेथ होती है तो ए नाम का जो दोस्त है बी के पास जाता है, और जब इसकी माँ मरती है ना, माँ की डेथ होती है, तो ए नाम का जो व्यक्ति है जा करके उसी पीड़ा का अनुभव करता है जिसकी माँ मरी हुई है। मतलब कि बी के स्तर के दुख का या पीड़ा का अनुभव जब ए करने लगे तो उसको क्या कहते हैं, समानुभूति कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ये पूछता है कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है ना, और फिर समस्या समाधान निकालने की कोशिश भी करता है, ठीक है। तो ये क्या है, समानुभूति है, इसको हम परानुभूति कहते हैं। पढ़ते हैं, अभी और समझ में आएगा, क्लियर कट हो जाएगा। कह रहा है कि यह वह योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, पशु, पंछी अथवा काल्पनिक चरित्र के दुख या भावनाओं को उसके दुख या पीड़ा के स्तर तक जाकर के अनुभव करता है, ठीक है ना भैया। मतलब कि जो दुख बी को हो रहा है उसकी माँ की डेथ के बाद, वही दुख का अनुभव उसी दुख के पीड़ा तक जाकर के अनुभव करना एक अभी स्तर हो रहा है, तो वही क्या है, समानुभूति, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण क्या है,
जैसे गरीबी से उभरा एक उद्योगपति है, मतलब है उद्योगपति लेकिन एक गरीबी से उभरा है। ये जब कर्मचारियों की समस्याओं को देखता है तो इसको पुराने दिन याद आ जाते हैं, तो उनको वो समझ पाता है और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है या प्रयास करता है। तो ये आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। दूसरा, महिला उत्पीड़न जब होता है तो महिला उत्पीड़न में कार्य करने वाली जो एनजीओ है ना, तो उस एनजीओ में चूंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो चुका, एक्सप्लॉयटेशन हो चुका होता है, वही लोग एनजीओ में शामिल होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जिस महिला के साथ किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, तो ये एनजीओ के सारे मेंबर उसी स्तर पर जाकर के पीड़ा का अनुभव करते हैं और समस्या समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। फिर क्या है, समानुभूति में हम क्या देख सकते हैं कि इसके 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, जैसे हमने जो है एप्टीट्यूड में बताया था, एप्टीट्यूड में हमने जो है अभिवृत्ति में बताया था कि इसके 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ऐसे इसके भी 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक में कब, कैसे, कहाँ, ये सब जानकारी लेता है। यार कैसे घटित हो गया भाई, कब हो गया, क्यों हो गया, तो ये सब पूछता हो, मतलब संज्ञानात्मक। भावनात्मक, बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करता है और उसी स्तर की पीड़ा का अनुभव करता है जिस स्तर का वो जो है पीड़ा का अनुभव दूसरा कोई कर रहा है, जिसके घर में या परिवार में वो घटना घटी है। फिर क्रियात्मक क्या है, यहाँ पर वो समस्या समाधान निकालने की कोशिश करता है। यार देखो ना, आगे कोई और दिक्कत ना होने पाए, इसका मैटर ऐसे सॉल्व होगा और सब सारी चीज़ें वो व्यवस्था करने लगता है। तो इसके 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। आते हैं और थोड़ा सा कुछ देखते हैं समानुभूति में। अब यहाँ पर आप समानुभूति देखोगे तो समानुभूति में ये कहा जा रहा है कि सुख और दुख दोनों की स्थितियों में जारी किया जाता है। हमने सहानुभूति जब बताया, सिंपैथी, तो बताया कि केवल दुख की कंडीशन में जाहिर किया जाता है, संवेदना, दुख प्रकट किया जाता है, अरे उसके साथ गलत हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दुख और सुख दोनों, मतलब कि किसी की बारात जा रही है, उसमें जब आप शामिल होगे ना, तो जिसकी बारात जा रही है, जो उसको सुख हो रहा है वही सुख आपको भी प्राप्त होगा, मतलब कि उसी सुख का अनुभव आप भी कर सकोगे। ठीक है, तो ये जो है कुल मिला जुला करके जो है दुख और सुख दोनों की स्थितियों में शामिल किया जाता है। फिर कह रहा है कि इसमें मैं और वह के बीच अंतर खत्म हो जाता है। भाई 2 दोस्त हैं ना, एक दोस्त के घर में किसी प्रकार की समस्या आई, तो ये जो दोस्त जाता है ना, तो जिस समस्या या जिस पीड़ा या दुख का अनुभव ये कर रहा है ना, उसी स्तर का ये भी कर रहा है। तो दोनों के बीच, वह और मैं के बीच अंतर ही खत्म हो जाता है, दोनों एक जैसे पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। फिर यह सहानुभूति से एक स्तर आगे की प्रक्रिया है। ऑफकोर्स आगे की प्रक्रिया होगी, यहाँ पर समस्या समाधान के निदान की कोशिश की जाती है समानुभूति में। आगे हम पढ़ते हैं करुणा थकान। तो करुणा थकान क्या हो सकता है, जैसे कि इसमें समानुभूति, अभी हमने पढ़ा इम्पैथी जो समानुभूति है, समानुभूति से भी एक कदम आगे बढ़ करके परेशानी को समझना और उनका समाधान निकालना। अमूमन यह समस्या समाधान का एक बृहद स्तर पर दृष्टिगोचित होती है। मतलब कि सीधी सी बात है कि अमूमन यह समस्या समाधान एक बृहद स्तर पर दृष्टिगोचित होती है, जिसमें व्यक्ति अपना पूरा जीवन समस्या समाधान के लिए अपना धर्म और कर्तव्य समझने लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हो जिसमें आपका पूरा जीवन किसी विशेष वर्ग, जो एकदम वंचित वर्ग है, जो दुख से, पीड़ा से, या भिखारी वर्ग से, या फिर अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग से संबंधित है, इसके उत्थान के लिए आप पूरा जीवन लगा दे रहे हो, इसके स्वास्थ्य के लिए, इसके एजुकेशन के लिए, इसके जो है इंफ्रा के लिए इत्यादि, इसको जागरूक बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं, तो जब आप पूरा जीवन लगा देते हो ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, करुणा कहा जाता है। ये मदर टेरेसा का नाम सुना है ना, ऐसे ज्योतिबा बाई फुले का नाम सुना है ना। उन्होंने क्या किया कि महिलाओं की शिक्षा के लिए, प्लेग के मरीजों के लिए, असमानता को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन ही झोंक दिया। अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन उसी में झोंक देते हैं। गांधी, ऐसे बुद्ध भाई करुणा के महानायक जान लीजिए माने जाते हैं। बुद्ध जो क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन जो है लोगों को समझाने में अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं कि देखिए आप जो है अहिंसा, परोपकार, करुणा, दया, ये सब बना के रखिए। तो जिसका पूरा जीवन जब अपना कर्तव्य और धर्म ही वो समझ ले, मानव सेवा, तो उसको क्या है, करुणा कहते हैं। उदाहरण हमने दे दिया है कि ज्योतिबा बाई फुले ने महिलाओं के लिए शिक्षा, प्लेग के मरीजों की सहायता और जातीय असमानता के संदर्भ में जो कार्य किया, वो करुणा का एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे जरा देखना, करुणा थकान हमने लिखा है। करुणा थकान क्या है कि समय के साथ करुणा के भावना में होने वाली कमी, मतलब कि कुछ समय बाद आप देखते हो कि करुणा में भी कमी आने लगती है। जो करुणा में धीरे धीरे समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार
कमी आती है उसी को हम करुणा थकान कहते हैं। उदाहरण से समझना जरा, एक नया नया डॉक्टर कोई हुआ है, जब वो पहले मरीज को देखता है तो उसकी जो करुणा होती है उस मरीज के प्रति, पहले वाले मरीज के प्रति बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे लाइन लगती है, लोग आते हैं और दिखाते हैं डॉक्टर को, तो उसकी जो करुणा होती है ना उसमें धीरे धीरे गिरावट होती है। तो उसी को क्या कहते हैं, करुणा थकान कहते हैं। तो करुणा थकान दिखने लगती है डॉक्टर में। तो ये आपका जो है करुणा थकान हमने देखा। बाकी इसके जो मेंस के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी मेंस, जबरदस्त मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान सुनिएगा। आप लोक सेवा आयोग की साइट पर जाइएगा, वहाँ से जीएस फोर्थ पेपर जो है इंस्टॉल वो करिएगा, डाउनलोड करिएगा, या फिर आप जो है शिल्पी का ले लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन उसमें केवल हैं। फिर आप देखिएगा कि करुणा, करुणा थकान, सहानुभूति, समानुभूति, सत्यनिष्ठा, ठीक है ना, ये सारे से एकदम पूरा जबरदस्त क्वेश्चन पूरा झाड़ के पूछा गया है। खैर, हम आपको जो है क्वेश्चन दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं और किसी टॉपिक के साथ। अभी ये तीसरा वॉल्यूम कल परसों तक ही खत्म हो पाएगा, ठीक है ना। चूंकि देखिए कंटेंट के साथ मैं किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा हूँ। एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ यार ये नया पूछा गया है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना, उसको भी पढ़ना है, तो सारा कुछ आपको जो है लेकर आ रहा हूँ। चूंकि हो सकता है मुझे भी मेंस देने को मिले, मेरा 93 के आसपास क्वेश्चन सही है, तो इसलिए कि भाई मैं किसी प्रकार का जो है अगर कंटेंट में कंप्रोमाइज़ करूँगा तो न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो अगर बेहतर न्याय करना है आपको साथ और मेरे खुद के साथ, तो मुझे बेहतर कंटेंट लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।